नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल चैंपियन लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। मैं अभिजीत पांडे आप सभी को इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जीएस का अध्ययन करा रहा हूं। आज इसका तीसरा दिवस है, तो आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज इसमें हम लोग क्लास प्रारंभ करेंगे। तो मैं आप लोगों को आपके बहुमूल्य समय को ज़्यादा इधर उधर में नहीं करूंगा। अब हम लोग टू द पॉइंट में आते हैं। कल हम लोग बात किए थे सिलेबस की ओर। सिलेबस हम लोग देखे थे। हम लोग कर्म के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल की ओर जाएंगे। कल भी बात किए थे हम लोग भूगोल। आप लोग सबसे पहले कॉपी पेन को निकाल लीजिए, कॉपी पेन को निकाल लीजिए और हमारे साथ एक्टिव रहिए, नोट कीजिए उसमें। तो कॉपी को पेन निकाल लिए, फिर उसमें हेडिंग लिखिए भूगोल। भूगोल को हम लोग मुख्य रूप से 4 भाग में देखेंगे। खगोल विज्ञान के रूप में, विश्व का भूगोल के रूप में, भौतिक भूगोल के रूप में। फिर भौतिक भूगोल को हम लोग 4 भाग में देखेंगे। भू आकृतिक विज्ञान के रूप में, जिसे हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं। उसके बाद जलवायु विज्ञान के रूप में, जिसे हम लोग वायुमंडल भी कहते हैं। उसके बाद समुद्र विज्ञान के रूप में, जिसे हम लोग जलमंडल भी कहते हैं। और चौथा पर्यावरण के रूप में देखेंगे, जिसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं। और चौथा बच गया भारत का भूगोल। सभी टॉपिक अपने आप में महान है, विशाल है। आप सोचते होंगे कि आप सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ लिखा रहे हैं, टॉपिक लिखिए, कुछ समझाते उमझाते हैं ही नहीं। बस आप लोग सोचते होंगे, बस आप लोग धीरे धरिए। आपसे जीएस में बात करने से लोग संकोच करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ सिर्फ चलते रहिए, फिर देखिए आपके अंदर जीएस कैसा प्रवेश करता है। तो ये हेडिंग डालिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग खगोल विज्ञान के रूप में देखेंगे। भूगोल को हम लोग 4 भाग में देखें। 4 भाग के सबसे पहले हम लोग खगोल विज्ञान में जाएंगे। तो हेडिंग डालिए फिर खगोल विज्ञान। अब हम लोग देखते हैं कि भूगोल, ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति कहां से हुई। तो ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति जो हुआ, सो वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक एरिस्टोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। अब खगोल विज्ञान में हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे। हेडिंग लिखिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स। फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स जो है सो विशाल है, अनंत है। तो अब आप लोग लिखिए, एरिस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक या पिता भी कहा जाता है।
भूगोल का सामान्य अर्थ में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन विस्तृत रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन समाहित है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, भूगोल, जियोग्राफी, ये सब पुराना हो गया। हम लोग अलग ढंग से अब चलेंगे। तो अब ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सूक्ष्मतः अणुओं से लेकर महाकाय मंदाकिनियों तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। सूक्ष्मतः अणुओं से लेकर महाकाय मंदाकिनियों तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। आप बोलेंगे मंदाकिनी किसे कहते हैं? हम जानते हैं, मन में विचार आता होगा, सब बताएंगे, सब बताएंगे, सिर्फ धीरे धरिए, आप लोग मेरे अनुसार चलिए। तो ब्रह्मांड के विषयक 3 प्रचलित सिद्धांत हैं। तो ब्रह्मांड के विषयक 3 प्रचलित सिद्धांत हैं। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, इसके प्रतिपादकता थे एपी जॉर्ज निरंजन। दूसरा स्टडी स्टेट थ्योरम, स्थिर स्थिति सिद्धांत, इसके प्रतिपादकता थे चोम्स गोल्ड एवं हरमन बडी। ठीक है, आप लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड किसे कहते हैं, एक बार और दोहरा दूं। आप लोग हेडिंग डालिए, सबसे पहले खगोल विज्ञान, उसके बाद ब्रह्मांड। कुछ ज्योग्राफी के बारे में लिख लेते हैं। तो लिखिए, इरेस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भूगोल का सामान्य अर्थ में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है, किंतु विस्तृत रूप में, विस्तृत अर्थ में संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन समाहित है। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय मंदाकिनियों तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब ब्रह्मांड के कई सिद्धांत हैं, लेकिन हम लोग 3 सिद्धांत को मुख्य रूप से देखेंगे। पहला बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, इसके प्रतिपादकता थे एपी जॉर्ज निरंजन। दूसरा स्थिर स्थिति सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरम, इसके प्रतिपादकता थे चोम्स गोल्ड एवं हरमन बडी। तीसरा दोलन सिद्धांत, इसके प्रतिपादकता थे डॉक्टर एनन संडेन। मेरे बताए हुए एक एक शब्द से प्रश्न तैयार हो रही है, मेरे बताए हुए एक एक शब्द से प्रश्न तैयार हो रही है। प्रश्न आता है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन रहेगा 4, उसमें बीच में रहेगा इरेस्टोस्थनीज। आप किसको मारिएगा? इरेस्टोस्थनीज। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व
संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत लघु आकार में अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों तरफ फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हमें दृश्य है। अब बोलिएगा गैलेक्सी किसे कहते हैं? सब बताएंगे, सब बताएंगे, बस आप सिर्फ मेरे साथ लगे रहिए। हाँ, तो बिग बैंग थ्योरी का कहना क्या था? उन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत लघु, एकदम छोटा और एकदम सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों तरफ फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हमें दृश्य है। अब हम देखते हैं गैलेक्सी किसे कहते हैं। गैलेक्सी के अनंत समूह के सम्मिलित रूप ही ब्रह्मकांड है। ब्रह्मकांड गैलेक्सी के अनंत समूह के सम्मिलित रूप ही ब्रह्मकांड है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनगिनत तारा समूह है। गैलेक्सी, प्रत्येक एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारा समूह हैं। ब्रह्मांड में अनुमान लगाया गया है कि 100 मिलियन गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे समूह हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 1 लाख मिलियन तारे समूह हैं। हमारी गैलेक्सी पृथ्वी, हमारी गैलेक्सी जिसमें पृथ्वी स्थित है, उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहते हैं, है ना। तो प्रत्येक गैलेक्सी में औसत 1 लाख मिलियन तारा समूह है। हमारी गैलेक्सी जिसमें पृथ्वी स्थित है, उसको मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे कहते हैं, जो इरावत पथ पे गतिशील है। हमारे जो गैलेक्सी हैं वो इरावत पथ पे गतिशील हैं। क्वेश्चन आता है कि हमारे जो गैलेक्सी हैं वो कैसा है, कौन से पथ में है? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें बीच में घुसा रहेगा इरावत पथ। तो मारेंगे हम लोग इरावत पथ में। बृहद मैगलेनिक, लघु मैगलेनिक, वे ऊर्जा माइनर सिस्टम इत्यादि अन्य आकाश गंगाएं हैं, मतलब गैलेक्सी। सूर्य, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, हमारे सौर मंडल का केंद्र है और मंदाकिनी गैलेक्सी के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। आप बोलेंगे प्रकाश वर्ष क्या है? सब बताएंगे, सब बताएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे तारा। हेडिंग डालिए तारा। तारा किसे कहते हैं? तारा क्या है? आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ऊपर अंतरिक्ष में बहुत सारे पिंड टाइप के हैं, चमकीले, देखते आ रहे हैं। ये सभी ताराएं हैं। तो हम लोग इसे जब देखेंगे तो प्रकाशवान तथा प्रकाश उत्पन्न करने वाली खगोलीय पिंड,
को तारा कहते हैं, जिसमें प्रकाश हो, जो प्रकाश को उत्पन्न करे उसे तारा कहते हैं। सूर्य के बाद, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंटारी है, जो पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य के आकार में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन बीटलगुच तारे ने सूर्य जैसे लगभग 2.4 करोड़ सूर्य समा सकता है। अर्थात बीटलगुच एक विशाल काय तारा है। अब हम लोग देखते हैं तारा बनता कैसे है, तारा का रचना किससे होती है। तो तारा के रचना में 80% हाइड्रोजन तथा 15% हीलियम एवं शेष अन्य पदार्थ का सघन से होता है। तारा की मृत्यु तब आरंभ होती है जब इसके कोर में स्थित ईंधन समाप्त होने लगता है, ठीक है। अतः इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि वयस्क तारा विकास क्रम में अगले चरण में रक्तदानों का निर्माण करता है। तो कोई भी तारा जो है अपने द्रव्यमान के अनुरूप विकास की 2 अवस्था से गुजरता है। कोई भी तारा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और लिखिए, कोई भी तारा अपने द्रव्यमान के अनुरूप विकास की 2 अवस्थाओं से गुजरता है। यदि अब पहला पॉइंट 2 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला पॉइंट लिखिए, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना तक रहेगा तो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए खेतवान व्हाइट ड्रॉप बनाएगा, ठीक है। और दूसरा, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से अधिक होगा तो यह सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन स्फर फुलसार की प्रक्रिया से गुजरते हुए कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिणत हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप लोग बोलिएगा ब्लैक होल किसे कहते हैं? सब बताएंगे, बस आप लोग मेरे साथ चलते रहिए, सब बताएंगे। तो अगला हेडिंग डालिए, ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अवस्थित ऐसा पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण अनंत तथा आयतन न्यूनतम। अंतरिक्ष में अवस्थित ऐसा पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण अनंत तथा आयतन न्यूनतम होता है, इसकी गुरुत्वाकर्षण लाइट तक को भी आकर्षित कर लेती है, तो इसे ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखे थे नौवां विस्फोट। अंतरिक्ष में होने वाले ऐसा विस्फोट जहां अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंतरिक्ष में होने वाले ऐसा विस्फोट जहां अधिकतम ऊर्जा विस्फोट हुआ तो ऊर्जा उत्पन्न होती है,
तो नौवां विस्फोट हेडिंग डालिए, उसके नीचे लिखिए कि अंतरिक्ष में होने वाले ऐसा विस्फोट जहां अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है, नौवां विस्फोट कहलाता है। अब पहले हम लोग देखे थे कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष, हेडिंग डालिए प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 6 × 10⁻12 मील। मील समझ रहे हैं ना? हाँ। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? क्वेश्चन रहेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो पारसेक है। तो पारसेक मतलब हम नहीं समझे। आप तो यही बोलेंगे पारसेक मतलब हम नहीं समझे। तो एक पारसेक बराबर होता है 3 × 26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो अब एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन रहेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में एक में रहेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो हम लोग क्या मानेंगे? 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसी प्रकार रहेगा 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन में रहेगा 3.26 प्रकाश वर्ष। और इसे जब हम मील में देखेंगे तो हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मील। अब आता है ब्रह्मांड वर्ष या कास्मिक वर्ष। तो सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए मंदाकिनी के नाभिक की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी करती है। इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए मंदाकिनी के नाभिक की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी करती है। तो इसे ब्रह्मांड वर्ष या कास्मिक वर्ष कहते हैं। अब आते हैं हम लोग खगोल की ओर। तो हेडिंग लिखिए खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान लगभग 8.18 मिनट है, अर्थात 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो आप लोग को प्रश्न रहेगा पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी को क्या कहते हैं? उसमें रहेगा नौवां विस्फोट, ब्लैक होल, खगोलीय एकक। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा?
खगोलीय एकक। अब हम लोग आते हैं सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम आज तक इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। अब फिर अगले क्लास में इससे आगे हम लोग चलेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब अगले क्लास में आगे